हेलो फ्रेंड्स, माती अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 10th में पेपर सॉल्यूशन करवा रही थी अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये 2020 का पेपर है, ठीक है। अलग अलग सेट में ये डिवाइड है। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारे साइंस, इंग्लिश, हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर 12th, 10th और 9th की। और 10th में मैंने जितना करवा दिया उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर का 3 भाग होते हैं, का खा गा। पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। पहले एमसीक्यू आते हैं, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, इस तरह से लॉन्ग। 70 मार्क्स का पेपर होता है और इतना मिनट आपको करने के लिए मिलते हैं। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर को रीड करने के लिए। तो फटाफट देख लेते हैं पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस। और आपको डिक्टो यही क्वेश्चन आप सीधे सीधे आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। वीडियो लॉन्ग भले ही हो जाए पर आपको बहुत सारे से नंबर गेन भी होंगे। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, ये दिखाई देता है काला। इससे मैंने पहले वाले पेपर में भी आपको बताया था सॉल्व करके, मतलब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए थे। काला क्यों दिखाई देता है अगर पूछे तो क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, या फिर ऑप्शन में प्रकीर्ण होगा, ठीक है। ये आपका सम्स है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर फिजिक्स में आपको नंबर अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको सम्स पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, 3-4 चैप्टर हैं, उससे आपको सम्स अच्छे से कर लेने हैं। और सम्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा, मात्रक भी याद हो जाएंगे जो पूछे आते हैं। तो इसमें क्या है, फोकस दूरी आपसे पूछी है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर हमें दे रखा है 32। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप क्वेश्चन माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं कि आर दिया हो, एफ निकालना हो तो आधा कर दो, ठीक है। एफ क्या कर दो, आधा कर दो। और अगर हमसे आर निकलवाए और एफ गिवन हो तो आपको क्या करना है, आर का इसका डबल कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी संबंध पूछता है फोकस दूरी वक्रता में, तो यही आपका फॉर्मूला है, आर बराबर 2f, या फिर मिलेगा एफ बराबर आर अपॉन 2। तो हमसे एफ पूछा है तो आधा कर दो। 32 के आधे कितने हो जाएंगे, सीधा आप माइंड में निकाल सकते हैं, 16 आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैसे आया है 16, ये देख लेते हैं। फॉर्मूला लाएंगे फटाफट से। एफ का फॉर्मूला लगा दो, आर अपॉन 2। आर का मान हमें कितना गिवन है, 32। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस ये और ध्यान रखना, उत्तल है तो आंसर हमारा प्लस में होगा और अवतल होगा तो माइनस में। तो वो प्लस माइनस ला के आंसर में ऑब्जेक्ट में देगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उत्तल हो तो आप फटाफट प्लस वाले में लगा दो, अवतल हो तो माइनस में। तो इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। सपोज इसका जस्ट उल्टा होता, आर निकालनी होती हो, एफ 32 होती तो आंसर होता 64, ठीक है। इसका डबल, जस्ट आर हो तो डबल, एफ हो तो आधा। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। और हाथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, जिससे आपको जो भी सवाल मैं बता दूँ उस पर लिखते जाओ। नेक्स्ट है हमारा ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ कैसे बनेगा। तो ओम के नियम ने इस तरह से समझा रखा है, ठीक है। और ओम के नियम के फॉर्मूला क्या आता है पेपर में, ये वाला फॉर्मूला होता है, बी बराबर आई इंटू आर। बी यहाँ पे विभवांतर होता है, आई यहाँ पे विद्युत धारा होती है, आर प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, एक सरल रेखीय होगा। विभवांतर में ग्राफ सरल रेखा का बना होता है। फॉर्मूले कैसे कैसे करने हैं, बी बराबर आई इंटू आर होता है, ये तो ओम का नियम का ये हो गया। इससे आई निकालेंगे तो आर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे, ठीक है। ये भी ओम का नियम का पालन करेगा, ये भी पेपर में आता है, 4 ऑप्शन दे देगा फॉर्मूले और पूछेगा इनमें से कौन सा ओम का नियम का पालन नहीं करता है। 2 तो ये बन गए, और आर निकालेंगे तो आई नीचे चल जाएगा। तो ये तीनों ओम के नियम के ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, ये हो गया। इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। एक सरल रेखा का बनेगा, इसका 16, इसका ब्लैक। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। एक लघुपतित पर्वत में धारा का मान, ये होता है शॉर्ट सर्किट। जब हो जाता है शॉर्ट सर्किट, कब होगा, जब नॉर्मल सी बात है धारा का मान अधिकतम होता है, ठीक है। कितने बार गांव में बोलते लाइट बहुत तेज आई थी, ये सब पंखे टीवी सब फूक गए, तो इस तरह से ये होता है शॉर्ट सर्किट जब होगा धारा का मान अधिकतम होता है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिट्टी का तेल तारपीन को तेल तथा जल के अपवर्तनांक, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल और जल के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखे हैं कितने कितने, 1.44, ये हमारा मिट्टी का तेल का है 1.44, और 1.47 ये किसका है, तारपीन का है, और जल का क्या है 1.33। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से प्रकाश की चाल
सबसे अधिक होगी और क्यों? इनमें से किस में से होगी आपको बताना है। मिट्टी के तेल में अधिक होगी या तारपीन के में या जल के। ठीक है, अब बतरंग इनके दे रखे हैं। तो इसका आंसर होगा मिट्टी के तेल में, तो इसका नहीं, सबसे कम किसका है हमारा? जल का 1.33। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसी में जो प्रकाश की ये चाल होगी वो क्या होगी? सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो अब आंसर दोगे जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है, इनका देखो ज़्यादा था 1.44, 1.47। अगर सबसे कम पूछा जाए तो इसका जस्ट उल्टा कर लो, जिसके सबसे ज़्यादा होगा वही उसका अधिक होगा। जैसे 1.47 है, ठीक है, 1.47 किसका? तारपीन के तेल का। तो सबसे कम अगर होता तो इसमें जाता, अधिक है तो इसमें, उल्टा कर दो बस, ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो एक आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और ये -v/u, और ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसने पूछा है ना कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है या नहीं। क्या ये है? ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है, तो यस। ठीक है, m बराबर इसमें d भी दे रखा है, आप b/u भी कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा ही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इतना जूल होता है, इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सम से जब आएंगे ना तो किलोवाट में निकलवाएगा तो इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 किलोवाट बराबर वाट कितने होते हैं? 1000 वाट। और एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? मतलब 1 HP यानी हॉर्स पावर कितने होते हैं? 746। जब सम्स करेंगे तो आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है, ये भी देखो सम्स है, और ये कैसे आएगा? बहुत सिंपल सा है, 4 नंबर का है ये, देखो 2 और 2। सम्स बहुत पूछे थे फिजिक्स में, आप देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है। ये भी सम्स में आप जब करेंगे तो इसमें याद हो जाएगा। फोकस दूरी हमें निकालनी है, एफ निकालना है। ठीक है, एफ से लिखते हैं फोकस दूरी को। क्षमता मैंने आपको बताया था पी से लिखते हैं, ठीक है, और शक्ति भी पी से लिखी जाती है। क्षमता का मतलब डायप्टर है, तो पी बराबर P1 है। यहाँ पे 2 P दे रखी है, P1 हमें -2.0 D मतलब डायप्टर क्षमता का मात्रक हो गया। जो P2 है वो हमें दी है +1 D। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए क्षमता को, तब फोकस दूरी निकालो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर और मीटर में 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। मीटर में होता है P बराबर 1/f, एफ निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा, और सेंटीमीटर में होता है 100/f। ठीक, ये मैं आपको पहले बता चुकी। तो पहले इन दोनों को प्लस करो, ये -2 में है, ये +1 है, तो आंसर हमारा कितना आएगा जब प्लस करेंगे? भले ही हम प्लस कर रहे हैं पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 1D आएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का 1D, 1 डायोप्टर, 1D आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? हम फोकस दूरी निकाल लेंगे फटाफट से। अब जब हमें P का मान पता चल गया है कि -1 डायोप्टर है, तो F निकालो। और सेंटीमीटर में दे रहा आंसर, अगर सेंटीमीटर में नहीं होता तो हम मीटर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला क्या, P बराबर 1/f होता है। ठीक है, और हम सेंटीमीटर में लगाए तो 100/f करेंगे। जब F निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा 100/P। ठीक है, 100 ये हो गया हमारा, और P का मान माइनस में 1 आया था तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं हम, 1 रखेंगे नीचे। अब 1 का 100 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? -100 ही आएगा। तो आंसर हमारा आ गया -100 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना, मीटर में होगा तो 1/, में फॉर्मूला लेंगे, सेंटीमीटर में आएगा तो 100 लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। P = 1/f भी होता है मीटर में, और सेंटीमीटर में होता है 100/f। हमें जब इससे f निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1/p, और इधर बनेगा 100/p। तो हमें सेंटीमीटर में ये वाला हमने लगाया। क्लियर? और देख लेते हैं, देखो कितने तरह के सवाल दे रखे। देखो अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, f उत्तर है तो प्लस में लेते जाओ, अवतल हो तो माइनस में लेते हैं। दूरी को u से लिखते हैं, इससे पहले भी मैंने उसमें ये सवाल बताया था, इसी टाइप का था। प्रतिबिंब b पूछा गया, ठीक है, b पूछा गया। तो दर्पण का फॉर्मूला ये होता है हमारा, प्लस में जाता है और अवतल में माइनस। तो दर्पण के लिए हम प्लस का फॉर्मूला आएंगे, 1/f = 1/u + 1/b, ये लाएंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे u हमें दे रखा है 10, तो दूरी उत्तल में भी दूरी जो होती है माइनस में लेते तो माइनस रखना, अवतल होता
तो दोनों रखते हैं, ठीक है। अपतल में सब कुछ माइनस में लेते हैं, पर उत्तल में जो दूरी होती है ना वो माइनस में ली जाती है, ठीक है। F15 हो गया, B हमें निकाल लेना है, तो अब फॉर्मूले में रखते जाओ फटाफट। ये फॉर्मूला हो गया हमारा बराबर 1/b प्लस 1/u। दर्पण में यहाँ पे प्लस लेते हैं, ठीक है, लेंस होता तो माइनस लेते हैं, तो F रख देंगे 1/15, B हमें निकालना है, प्लस माइनस u की वैल्यू जो -10 रखेंगे, तो प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 10। तो हम जब b निकालेंगे 1/b हम निकालेंगे तो ये तो माइनस हो गया 1/10, और जो ये प्लस में इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -1/10 -1/15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो b निकाल लेते तो माइनस का 1/10 था और माइनस का 1/15 ये था। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 का 30 में 2 3 बार गया, 15 दूनी 30, माइनस का 2 बार गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5/30 1/b। जब वैल्यू पलटेंगे b निकालेंगे तो 30 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो हमारा ये 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में। ये इसका आंसर है, दर्पण के पीछे आवासी बनेगा। ये हो गया। उसके बाद ये वाला देखो सवाल, दो 3 6 ओमों को किस प्रकार संयुक्त करें किसका मूल आंसर 4 ओम आए। तो इसको मैं पता करके देखना पड़ेगा कि 4 किस तरह से आएगा, ठीक है। देखो इस सम्स में कुछ नहीं करना, आपको इसमें इस तरह से डिजिट लगानी है कि हमें इसको जो ये दे रखी है ना 2 3 6 को किस तरह से हम करें कि 4 और 1 आंसर मिल जाए हमें। तो एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एक आप खुद से करके देखना है, ठीक है। नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूँ किस तरह से करना है। देखो कौन कौन सी डिजिट है 2 3 6, पहले ये लिख लेते हैं 2 3 6, किस तरह से बैठाने कि आंसर 4 आ जाए। तो देखो अगर हम ये दोनों समांतर में ऐसे होते हैं और इधर श्रेणी में, तो इधर मैं 3 ओम ले लेती हूँ और इधर 6 ओम, 3 और 6 तो यहाँ आ गया, यहाँ पे 2 रख लेती हूँ। अब देखो 4 किस तरह से आएगा, इन दोनों को समांतर में जोड़ो, 3 और 6 को, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ठीक है। ये इसका भाग दिया, 3 दूनी 6 2 बार गया, 6 एकम 6 तो ये आ गया, तो 3/6 आया। अब जैसे कि आपको पता समांतर में जोड़ते हैं तो 1/r चलता है, तो 1 हटाने के लिए वैल्यू पलट जाती है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो 3 दूनी 6, तो 2 ओम आया। अब इस 2 ओम को 2 ओम के साथ श्रेणी में जोड़ देंगे इस वाले के साथ, तो 2 और 2 फाइनल आंसर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसने ये पूछा है कि इन डिजिट को किस तरह से अरेंज करें कि आंसर हमें 4 और 1 मिल जाए। तो मैंने आपको 4 बता दिया किस तरह से आया। देखो इन दोनों को समांतर जोड़ के ये श्रेणी में जोड़ देंगे, या आप डायग्राम बना के दिखा दोगे कि ऐसे जोड़ के 4 आ जाएगा। इसी तरह से आपको इसी तरह से इनको जमाना है, इसी को किधर इन्हीं तीनों का यूज करके एक आंसर लाना है, ठीक है। आप करके देखना, इसको आ जाएगा आराम से। अब देखो किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य और ये किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध आपको पता ही कि ओम के नियम ने, ओम का नियम जो था B = IR, ठीक है, ये था, इसी में उन्होंने बताया था। R जो एक नियतांक होता है इसी को प्रतिरोध कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और ये किस किस कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, किसी चालक का हुआ है गुण। चालक किसे कहते हैं, जिसमें कोई धारा फ्लो हो जाती है उसे चालक बोला जाता है, इसमें धारा का प्रभाव हो जाता है, ठीक है, वो होता है चालक। चालक वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। जो आवेश का प्रवाह होगा उसका ये विरोध करता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, रेसिस्टेंस। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक पूछा जाए तो ओम होता है, इस तरह से टोपी पहना देते हैं, इसको ओम भी कहते हैं, इस तरह से। अभी मैंने आपको सवाल करवाया था वो यही था, ठीक है। और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इससे पहले मैंने आपको एक सवाल करवाया था, और चालक की पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति और ताप पर भी निर्भर करता है। ये क्वेश्चन कर दो, या फिर
ये तो हुई गया। अथवा में आपका फोर्थ वाला देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक किसे कहते हैं, एसीडीसी की आपकी संरचना बतानी है, ठीक है, या फिर आपको ये सवाल करना है। सम्स जितने करोगे, देखो आप देख रहे हैं शॉर्ट में भी सम्स आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, जितनी अच्छी आपकी सम्स से पकड़ होगी तो आपके फिजिक्स में पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पहले की डेफिनेशन बता दो, शॉर्ट में ये करा दे रहे हो, आपको संरचना में लिख देना, फिर आपको सवाल बताऊंगी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक किसे कहते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरक। एसीडीसी ये डायनमो जो जनित्र होते हैं उनके टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन आता है कि डायनमो किसको किस में बदलता है, तो डायनमो जो होता है विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। इसकी आपको कार्यविधि लेके समझा देना है। फिर आप ये सम्स देखो, ए बी के बीच प्रतिरोध निकालना, आई का मान निकालना, और ए सी के बीच विभवांतर निकालना है। ये देखो 7 नंबर में किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, ए बी के बीच मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हमें निकालना है। तो नॉर्मल सा आप इन दोनों को समझ जाएंगे, जब इस तरह से क्रम में होता है तो ये समांतर और ये श्रेणी। अभी मैंने आपको जस्ट करके दिखाया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रही, मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको। 1/4 + 1/4 जोड़ो, एलसीएम जब सेम है, नीचे सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, कितना आएगा 2/4 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आर निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, 4/2, 2 से काटा हमने 2 आंसर आया, 2 आया, 2 के साथ ये वाला श्रेणी में जोड़ो तो 2 ओम + 4 ओम कितना हो जाएगा टोटल 6। तो पहला आंसर हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। कुछ नहीं किया, इन दोनों को समांतर में जोड़ के इस श्रेणी में जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2, ये हो गया। उसके बाद धारा का मान आई निकालना है, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, आई का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने ओम का नियम से बताया था, B/R। तो बैटरी हमारी कितनी है 6, और आर भी हमने 6 निकाला है, तो धारा का मान हमारा कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसको अमीटर में मापा जाता है, ठीक है, और विभवांतर का वोल्ट होता है, उसे वोल्ट मीटर में मापते हैं। ये हो गया। अब देखो AC के बीच विभवांतर पूछा है, मतलब इतने के बीच पूछा है बस, ठीक है। तो B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I × R, ठीक है, I × R होता है, ये हो गया। तो I हमने कितनी निकाली थी, I हमने निकाली थी 1, ठीक है। अब R रख देंगे इसमें, AC के बीच इसका कितना R आया था हमारा 1/4 को, 1/4 को हमने जोड़ा था 2/4, वैल्यू पलटी थी 2 आ गया था। तो केवल इसने क्या पूछा, AC के बीच मतलब इतना वाला आर लेंगे बस, पूरा ये वाला नहीं लेंगे। इसका हमने कितने निकाला 2, तो 2 का गुणा कर देंगे। इस बात को समझ में आया। अगर वो पूरा बोल देता कि पूरा देखो AC, तो ये दोनों बस यहाँ तक का लेना, ठीक है, ये वाला, तो हमारा B = 2 वोल्ट आ गया। तो इसका आंसर देखो कितने कितने आए हैं। पहला इसका तो हमारा 1 एम्पियर आया था, इसका 6 ओम आया था, ठीक है, और लास्ट वाले का हमारा 2 वोल्ट आया है। कुछ नहीं करना, आई जो निकली थी हमारी 1 और इतने का हमने आर ले लिया 2, तो 2 × 1 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए, और यही इसमें आंसर दे भी रखे 6 1 2 वोल्ट, ये हो गया। और फटाफट केमिस्ट्री देख लेते हैं। MCQ पहले, कौन सा तो धात्विक है, तो ये हमारा लिथियम, ये P हमारा फास्फोरस होता है, ये हीलियम सबसे हल्की गैस, ये सल्फर है, ठीक है, नॉन मेटल में आती है। नेक्स्ट है कौन सा कार्बन यौगिक असंतृप्त है, तो संतृप्त असंतृप्त का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो तभी आप बता पाएंगे। संतृप्त में आपके सिंगल बॉन्ड के आते हैं सारे, जिसमें कि एन का साउंड आता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और असंतृप्त में आते हैं एथीन, मतलब डबल बॉन्ड ईन का साउंड, ट्रिपल बॉन्ड आयन का, एथाइन, मेथाइन, ये हो गया, ठीक है। तो IPC के मैंने 3 वीडियो अपलोड किया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे तो IPC से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो इसमें देखो असंतृप्त बताना है, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड आती है, एथेन ये संतृप्त है, मेथेन संतृप्त है, एथिल अल्कोहल इसमें तो कोई साउंड है ही नहीं, तो एथिलीन, ई इनका साउंड आया ना डबल बॉन्ड, तो यही हमारा असंतृप्त यौगिक हो गया, ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो धावन, धावन धोने के सोडा या धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
ठीक है। बेकिंग सोडा, ये आपको अच्छे से कर लेने पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये हमारा फार्मूला है। और नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको अच्छे से, जिसे ब्रंजक चूर्ण कहते हैं, ये चारों अच्छे से ना याद कर लो। नाम, विधि, ये मैं इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। इसके आंसर हो गए। अब आगे देख ले। ये देखो, संरचना सूत्र बनाना है, आईपीसी का टॉपिक है, प्रोपेनॉल 2। तो आईपीसी आपको तभी आएगी जब आपको अच्छे से रूल क्लियर होंगे। तो प्रोपेन देखो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे सिक्वेंस में चलते हैं। तो प्रोप पे कितने कार्बन लेने में 3, तो हमने ले लिए। और नॉल, नॉल किस पे आता है, ओ एच का साउंड होता है नॉल। तो 2 लगा दिया ना, तो 2 नंबर पे हमें ग्रुप ये बिठाना है। तो 1 2 3, तो बन गया हमारा 2 प्रोपेनल, ठीक है। ये आप जब भी बना पाओगे जब आईपीएस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पेंटेनल, नल आपका सीएचओ में साउंड आता है, जिसमें एल्डिहाइड होता है, ठीक है। और पेंट पे कितने कार्बन होते हैं पेंट में, तो देखो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, पेंट पे 5 आते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ग्रुप का भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 हमारा बन गया, ये बन गया पेंटेनल। बहुत सारे आप बना, ब्यूटेनल होता तो हम 4 तक जाते, CH3, CH2, CH2, लास्ट में CHO, तो हमारा ब्यूटेनल बन जाता है, ठीक है। इस तरह से कार्बन आपको आने चाहिए, ठीक है। 10 तक कर लो, बहुत है। आपके 10th में तो 6 तक ही पूछा जाता है, इंटर में आपके काम आएंगे ये। तो आईपीएससी कॉन्सेप्ट जब भी आएगा जब आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे वो तीनों। अगर आपको आता है तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से बताया, ठीक है। OH पे नॉल का आता है, CO कीटोन का ग्रुप है, नॉन का आता है, स्पेल्कोल है, ये हो गया। संतुलित करना, अब देखो नेक्स्ट में पूछा गया, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। मतलब 10th की तो मैंने पूरी, जितने भी एग्जाम मतलब पूरा तैयार करवा दिया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है। एसएसटी में कुछ होता नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप कहेंगे तो वो भी बता दूंगी। देखो जिंक, जस्ता हो गया ZN, सिल्वर नाइट्रेट, आपको फॉर्मूले आने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ये बन गया, इससे बना हमारा जिंक नाइट्रेट, मतलब ZnNO3, ये बन गया होल ट्वाइस। प्लस फॉर्मूला बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, सिल्वर बनेगा, ये हो गया। तभी इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, देखो NO3 यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, बस हो गया। Zn 1 है तो 1 हो गया। अब देखो Ag की भी आगे तो 2 लग गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, हो गया ना बैलेंस, बस 2 2 लगा देना है, ये हो गया एक। नेक्स्ट मैग्नीशियम लेना हमें, प्लस फॉर्मूले आने चाहिए आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया HCl, इससे क्या बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो H कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 ही है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, H भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, Cl हमारे ऑलरेडी 2 है ही, Mg 1 हो गया, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया, 2 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया बैलेंस करना। आगे देख लेते हैं 7 नंबर, देखो उपयोग बताने, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा का उपयोग, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वही हो गया कास्टिक सोडा आपका जो अभी आपको बताया था, सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने में, जल को साफ करने में, ऐसे लिख देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सिंपल है, खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, प्लास्टर चढ़ाने में, ऐसे लिख देंगे उपयोग। नेक्स्ट आपका 287 को जोड़ो, कितने हो गए 17, इसका परमाणु क्रमांक सारणी में वर्ग बताना है, तो परमाणु क्रमांक 17 हो गया, मैंने आपको बता ही दिया जोड़ के, और लास्ट में 7 में ये तो वर्ग संख्या क्या हुई 7 में रखा गया, ठीक है। फिर क्या होता है जब इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिप्सम को गर्म करने पर और बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो जिप्सम का देख लेते हैं, जिप्सम ये आपका यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये बनता है, देखो ये इसका फॉर्मूला हो गया जिप्सम का। इसको इतने पे हीट करेंगे तो ये मैं आपको पहले भी करा चुकी, 1/2H2 और 3/2H2, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, और बिना हुआ बुझा हुआ बुझता तो CO होता है, बिना बुझा ये हो गया, ठीक है, ये बुझा हुआ है। इसकी क्लोरीन से क्रिया करा दो तो क्या बनेगा CaO, यहाँ से O ले लेंगे, CaOCl2 प्लस पानी, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपको बस रिएक्शन, ये 7 नंबर में एक एक नंबर की सारी है, तो मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ, ठीक है। पूरी 7 एक एक नंबर के, ये कर लो या फिर ये देखो, ये रिपीट है आपको पहले। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, इसकी
को गर्म किया था एस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं, तो H2SO4 और यहाँ पे करेंगे इसके साथ, एक मिनट रुको, इसकी उपस्थिति मैंने इसके साथ ही ले लेना है, C2H5OH। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए और बैलेंस करना आना चाहिए, ये होगा तो हमारा बनेगा इससे C2H5, एक H यहाँ से ले लेंगे SO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा प्लस पानी बन जाएगा, ठीक है ये वाला, और एक H यहाँ से ले लिया, एक H ये बचा, एक HO ये बचा, तो पानी बन गया, ये होगी फर्स्ट। सेकंड देखो, एथिल एल्कोहल की फिर से वही ले लो फॉर्मूला, की क्रिया किससे कराई जा रही है, सोडियम से, ठीक है तो कुछ नहीं करना है इसमें, यही बनेगा C2H5ONA, ठीक है ये बनेगा, और प्लस H2 बैलेंस करने के लिए, भाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। अच्छे से समझना तो आप प्लेस पे जाके कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल का फिर से, एसिटिक अम्ल का ये होता है, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, इसकी क्रिया NaOH से करवा रहा है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है तो क्या बनेगा CH3COONA, मतलब ये और ये जोड़ दो प्लस पानी निकल जाएगा H2O। इस तरह से आपको लिखती जानी है, फॉर्मूले जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर है सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ, तो SCH3COOH प्लस Na2CO3, इससे बनाएंगे तो CH3COO, मैं फिर से लिखती हूँ रुको, CH3COOH प्लस Na2CO3, तो इससे बनेगा हमारा CH3COONA, ठीक है प्लस H2O प्लस CO2, ये हो गया, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ, ये बहुत सिंपल है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ जब गरम करते हैं तो सिंपल है, ये CH3CO पहले ले लो, ये पहले भी आ चुका है, फिर आपका C2H5 ले लेना, तो हमारा बन गया एथिल एसीटेट प्लस H2O, ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और अच्छे से करना था प्लेस में जाके कर सकते हैं। एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमाणु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये ले लो C2H5 एथिल अल्कोहल, OH का ग्रुप हो गया, यहाँ पे क्षारीय KMnO4 लिख लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको जब हीट करेंगे तो C2H4 एथिलीन बनेगा प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट बचा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक अम्ल की, CH3COOH प्लस NaHCO3, तो इससे भी आप बना दो इसी तरह से, क्या CH3COO ये ले लेंगे और Na ले लेंगे, प्लस 2 H बचे हैं और ये बचा है तो H2CO3, ये हो गया, ठीक है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से ये आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, अथवा में ये दे रखा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन क्या क्या होता है, जुड़ जाती है, और एक में आपको रेडॉक्स प्रक्रिया करवाई थी मैंने, एक अपकारक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो आपका ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है ये वाला रेडॉक्स में आप कर लेंगे। एक बार जल्दी से फिर से बता दो मैंने कैसे आपको करवाया था। देखो जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, इसकी क्रिया H2 से करवाई, तो यहाँ पे कॉपर बना, यहाँ पे पानी बना, तो CuO, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई ना तो ये अपचयन हुआ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। योगात्मक क्या होती है, जब दो अपकारक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अपकारक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे योगात्मक कहते हैं। कोई भी रिएक्शन ले लो, दो अपकारक MgO2, इससे MgO बन जाएगा, दो मिलकर एक बनाएंगे तो योगात्मक हो गया।
बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, 2 mg हो गया, 2 mg, 2 ओके, आगे 2 लग गया। ये हो गया। योगात्मक का और भी नाम है संयोजन और संकलन। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे भी आए तो आपको योगात्मक मतलब ये याद रखना, जोड़ना। अब लास्ट पेज देख। प्रतिस्थापन में भी यही होता है कि एक तत्व दूसरे की जगह ले लेता है। जैसे कि मैं एक शॉर्ट में आपको रिएक्शन बता, आयरन था और कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया कराएंगे तो FeSO4 से क्रिया कर लेगा, इसके साथ आ जाएगा और CO अलग हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन। ठीक है, इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। सजातीय श्रेणी क्या होता है कि इसमें तत्वों को हाइड्रोजन में क्या होता है, ऊपर से नीचे बढ़ते और घटते क्रम में रखा है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे अधिक क्रियाशील होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले कम क्रियाशील। सबसे टॉप पे आपकी पोटेशियम आती है। ठीक है, और सबसे नीचे आपका गोल्ड आता है। सबसे कम क्रियाशील सोना और सबसे अधिक पोटेशियम। ये भी डेफिनेशन से इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब फटाफट पे आ जाते हैं बायो पे। ठीक है, ऊर्जा गिरह कहलाता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि सारी क्रियाएं इसी के अंदर होती हैं। मानव वृक्क यानी किडनी का कार्य क्या होता है, नॉर्मल सा उत्सर्जन करें। ठीक है, उत्सर्जन हो गया। जीवाश्म ऊर्जा, अच्छा जीवाश्म क्या होते हैं, जिनका जो निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जीव जंतु के मरने से, जैसे मिट्टी मिल जाते हैं, पेड़ पौधे सड़ गल के मिट्टी मिल जाते हैं, फिर इनका लाखों करोड़ों में वर्ष में इनका मतलब निर्माण हो पाता है। तो ये तो आप इसमें क्या, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो नॉर्मल सा रोज हमें शुरू से मिलती है, ये भी मिल जाता है। पर एक पेट्रोलियम, ये भी आपका जीवाश्म आएगा, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये होता है नवीनीकरण और अनवीकरण। नवीनीकरण वो होते हैं जो हमें प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं, इनका यूज आराम से करके दोबारा से हमें मिल सकते हैं। जैसे यही पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गई। ठीक है, नवीनीकरण में आएगा। अनवीकरण वो होते हैं जिनका एक बार यूज करने पे उन्हें दोबारा से प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पेट्रोलियम। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, क्या बने होते हैं, तो ये प्रॉइंस। ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये हो गया, फटाफट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पुरुष में पाए जाने में लिंग गुणसूत्र का विवरण करना है। इसमें क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं ना, XY। ठीक है, XY कहते हैं होता है क्रोमोसोम मिलते तो बॉय का जन्म होता है, और XX क्रोमोसोम गर्ल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको उसमें लिख देना है। फिर आपका करना मेंडल के नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बता चुकी हूँ। 3 नियम इन्होंने दिए थे और मटर के पौधे पर प्रयोग किया था अपना। 3 नियम कौन से थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र व्यू का नियम। और मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है पायसम सैटाइवम, और उसे उद्यान मटर भी कहते हैं। ठीक है, और प्रभावी अप्रभावी लक्षण क्या था कि जब दो विरोधी परस्पर, ठीक है, दो विरोधी लक्षणों वालों के बीच में अगर संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो लंबापन यहाँ पे क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, लंबापन प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण छिप जाता है यानी बौनापन, उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, जब दो विरोधी पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। ठीक है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं, छिप जाता है उसे बौनापन यानी अप्रभावी कहते हैं। ये हो गया। अब देख लेते हैं जीवों में जनन की विखंडन और खंडन विधि। ये आपको अच्छे से कर लेनी है, उदाहरण सही समझाने हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। विखंडन की प्रक्रिया, विखंडन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो विखंडन की प्रक्रिया पूछा जाए तो ये किसमें होता है, अमीबा में। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अमीबा एक कोश के जीव होता है, ये पूछा गया है, और इसका संघ है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये विखंडन, इसमें विखंडन की प्रक्रिया इसमें अमीबा में होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कौन सा, खंडन। खंडन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शैवाल, कवक ये वृद्धि करते हैं, खंडों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक खंड जो भी टूटेगा उससे एक नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे स्पायरोगारा, इलोथ्रिक्स, राइजोपस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। नल का बीन ग्रंथि किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक तो ये, हाँ, खाद जाल रह गया। खाद जाल में क्या करना होता है, आपको पूरा बताना है। खाद जाल क्या होता है, एक दूसरे से सारे तंत्र जुड़े होते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े घास को सबसे पहले कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े को मेढक खा लेगा, मेढक को सांप,
ठीक है, सांप को मोर या बाज खा लेगा। इस तरह से श्रृंखला चलती रहती है, सभी की मात्रा बराबर बनी रहती है। तो आपको खाद जाल के बारे में इस तरह पूरा डेफिनेशन इसकी लिख देनी है। ठीक है, नलकाबीन ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि को नलकाबीन ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ वो तो शरीर के बाहर पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो अंतःस्रावी भी हो बहिस्रावी भी हो, तो वो है आपका अग्नाशय। ठीक है, यकृत से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गई और इससे प्रत्यरस स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि पूछी जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और नलकाबीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं ये मैं आपको बता दिया, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलकाबीन ग्रंथियाँ कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि इन ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती है। ठीक है, इनसे जो भी हार्मोन्स वगैरह स्रावित होते हैं इसमें कोई नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इनके नलकाबीन ग्रंथियाँ कहते हैं। और इससे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि की आपको संरचना और कार्य लिख देना है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, ये आप इसके लिख देंगे बना बना के। ये हो गया। फिर से देखो लास्ट में मेंडल का नियम, तीनों नियम आप वही लिख देंगे। कौन से? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र व्यू का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, ये तीनों नियम लिख देना। और नलकाबीन ये उसके बाद मानव पाचन तंत्र या हृदय का नाम अंकित, इन दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसमें से बहुत पूछा जाता है, हृदय वाला और मानव पाचन तंत्र। ठीक है, और उसके बाद श्वसन और उत्सर्जन भी आते हैं कई बार। नलकाबीन मैंने आपको बता ही दिया, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कहते हैं। इनसे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, इसकी संरचना लिख देना। ठीक है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती इसलिए इनको बोलते हैं। इसको आप इस तरह से लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और हमारा रह गया ये वाला, ओजोन। ओजोन O3 होता है फॉर्मूला इसका। और प्रकृति में ओजोन परत क्या होती है? ये परावैंगनी जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये ना हो तो क्या होगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा सभी को। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से इसको लिख देना है। उसके बाद इसमें बता रहे कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस होती है ना, और बहुत हानिकारक बताई गई है, उसी से इसमें थोड़ा सा होल पाया गया है, इसीलिए थोड़ा पॉल्यूशन जितना कम हो उतना अच्छा है। उसके बाद समजात और समृद्धि अंग, ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या था समजात में कि वे अंग जो मूल उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं, मूल उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं पर कार्यों में अलग अलग होते हैं, तो ये समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सील के फ्लीपर, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े की अंगली टांगे। समरूप अंग क्या होते हैं? इसका जस्ट उल्टा कर दो, उत्पत्ति मूल संरचना में अलग अलग होंगे और कार्य में क्या होंगे? समान होंगे। एग्जाम्पल, तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख, कार्य तो एक ही है इनका उड़ना, पर इनकी बनावट वगैरह सब अलग होती है। इसमें क्या होता है? बनावट सब अलग अलग होगी, कार्य एक। ठीक है, कार्य अलग अलग होंगे, बनावट सेम होती है, ये हो जाता है। ठीक है, और समजात जो होता है वो अपसारी प्रकृति में आता है, अपसारी को विकास को प्रवृत्त करता है। ठीक है, और जो समरूप अंग होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपसारी विकास को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैंने जितना करा रखा है प्रीवियस वाले उन क्वेश्चन को लो, डिक्टो आपको एग्जाम में मिलने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच।